जो नया चैप्टर टैक्स में स्टार्ट हो रहा है दैट इज योर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। शॉर्ट में इसको कहते हैं जैसा नाम वैसा काम। इंग्लिश में एक वर्ड होता है टीडीएस, यानी बहुत ही जटिल, बहुत ही कठिन। क्यों? शॉर्ट में इसका नाम भी टीडीएस ही है। ये टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये क्या बला है? गवर्नमेंट कहती है कि ये मिस्टर एक्स है और ये मिस्टर वाई है। मिस्टर वाई को कुछ पेमेंट करना है इसको, या तो मिस्टर वाई एक्स को पेमेंट कर रहा है सैलरी का, या तो इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है। अब इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करे या इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी का पेमेंट करे, नहीं हो सकता। बोलो, या तो इंटरेस्ट का पेमेंट हो सिक्योरिटी पर या इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पर। हो सकता है वाई जो है एक्स को पेमेंट करता हो डिविडेंड का, हो सकता है वाई जो पेमेंट करता हो एक्स को लॉटरी का, हॉर्स रेस का। बोलो ना, नहीं हो सकता है मिस्टर वाई जो एक्स को पेमेंट कर रहा है वो है रेंट का। हो सकता है वाई जो पेमेंट कर रहा है वो है कॉन्ट्रैक्ट का, कमीशन का, ब्रोकरेज का। क्या है मतलब, ये क्या है? ये जो पेमेंट करेगा इसका इन स्पेसिफिक सेक्शंस के अकॉर्डिंग कोई ऐसा आइटम जिसका मिस्टर वाई मिस्टर एक्स को पेमेंट करेगा। नाउ ही इज द पेयर। ये कौन है और ये कौन है? पेई। हाँ या ना? पक्का? जब ये पेमेंट करेगा गवर्नमेंट कहती है सुन, ये कहता है सुना। ये कहती है गवर्नमेंट इसको कि अगर आप इन चीज़ों का पेमेंट करेंगे तो इस पेमेंट को करते समय आप कुछ अमाउंट मेरा अपने पास रख लेना। हमें भरोसा नहीं है इस पर कि इसको जब पैसा मिल जाएगा तो ये अपनी बुक्स में शो करेगा ही करेगा, दिखाएगा ही दिखाएगा। आई एम जस्ट making you obliged, I am just making you under an obligation to make the payment of tax directly to me while you are just going to make the payment to the other one party of the particular things। अभी और भी दो चार चीजें हैं। जब आप इन चीजों का पेमेंट करेंगे इनको, तो आप इन पर्टिकुलर सेक्शंस या स्पेसिफिक आइटम्स में जा करके देखेंगे आपको कितना टैक्स काट लेना था पेमेंट करते समय, जिसको कहा जाता है टैक्स को डिडक्ट कर देना। ये डिडक्टर है, ये डिडक्टी है। ये टैक्स डिडक्टर है, ये टैक्स डिडक्ट कर लेगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। अगर इसको यहां पेमेंट करना है 2 लाख, मान लेते हैं 20,000 रुपए टैक्स का चार्ज हो गया, तो अब ये इसको कितना पेमेंट करेगा? 1,80,000। ये कुछ नहीं बोल सकता इसको कि आप हमको 2 लाख रुपए पूरे दो। ये कहेगा मेरे ऊपर तो पर्टिकुलर सेक्शन लग रहा है और मैं आपको व्हाइट मनी दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है, नॉर्मली हम व्हाइट मनी की बात करते हैं, तो हम आपका तो टैक्स काटेंगे ही काटेंगे, नहीं तो मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, मेरे ऊपर इंटरेस्ट है, मेरे ऊपर पेनाल्टी है, पर्टिकुलर खर्चे का मुझे छूट नहीं मिलेगा। देखा है तुम लोगों ने ऑलरेडी पीजीबीपी में भी देखा है ना कि अगर कोई पेमेंट किया जाता है बिना टीडीएस घटाए, या टीडीएस घटा लिया गया था और उसको गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं जमा किया गया था, तो तब तक हमें उन खर्चों की छूट नहीं मिलती जब तक कि टीडीएस न चार्ज कर लिया जाए, या जब तक टीडीएस का अमाउंट जो घटा दिया गया था बैंक में जमा या गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा न कर दिया जाए। ये चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, उसके कंसेक्वेंसेज होते हैं, दुष्परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर इसको ये गवर्नमेंट के खाते में जमा करेगा। इसको कितना मिला? 180 ना,
1,80,000 रुपए प्लस 20,000 का एक सर्टिफिकेट। क्या इसको क्या मिला? 1,80,000 अपना कैश या चेक जैसा केस हो, और बाकी 20,000 टीडीएस सर्टिफिकेट इसको मिलेगा। और इस टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का सर्टिफिकेट ये अपने पास संभाल कर रखिएगा। साल के अंत में ये पूरे इनकम का कैलकुलेशन करेगा। ये सैलरी है, ये हाउस प्रॉपर्टी, ये पीजीबीपी है, ये कैपिटल गेन है, ये अदर सोर्सेज है। टोटल इनकम इतनी आ गई, इस पर ये टैक्स बनता है। हम ऑलरेडी इतना टैक्स दे चुके हैं या हमारे बिहाफ पर कोई दे चुका है, हाँ या ना? इतना माइनस कर दो, बाकी जो बचा वो हम टैक्स गवर्नमेंट को पेमेंट करने को तैयार हैं। अब समझ में आई बात? बोलते क्यों नहीं? इसको हम लोग कहते हैं टीडीएस। एक और वर्ड यूज होता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कौन सा वर्ड यूज होता है? टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है। ये इसको कुछ पैसा पे करना है, ये पेयर है और ये पेई है। अब तक इसके ऊपर ऑब्लिगेशन था। बात समझना कि जब आप अमाउंट पे करोगे तो इसका पैसा कुछ काट करके पेमेंट करोगे, बाकी आप गवर्नमेंट के खाते में जमा करोगे। क्योंकि किसकी ईमानदारी पर शक था? एक्स की। अब उल्टा केस हो गया, अब किसकी ईमानदारी पर शक करें? वाई। ये लिकर खरीदने आया था, शराब, तो ये शराब का पेमेंट करेगा यहां पर? शराब खरीदेगा, पेमेंट करेगा। अब शराब पीकर जब टुन्नो हो जाएगा तो सरकार को कहां से टैक्स देगा? सरकार को इस पर भरोसा करना। फिलहाल मैं मजाक कर रहा हूं, इधर देखिए। इसको पेमेंट करना है। गवर्नमेंट ने कहा कि आप जरूरी नहीं कि जितनी शराब खरीदो उसको एक नंबर में सेल करो, हमें आप पर भरोसा नहीं है। हम इसको अब डायरेक्ट अप्रोच करने के बजाय इसको अप्रोच करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टर है, शराब को बेचेगा। अब ये बेचेगा, कहाँ कहाँ बेचेगा, कितनी बेचा मालूम नहीं, किस रेट पर बेचा मालूम नहीं। गवर्नमेंट ने कहा ठीक, इसको ऑब्लिगेशन में लिया कि जब इसका पैसा लेना ना तुम, इससे मेरे टैक्स का भी पैसा ले लेना जो ये कमाएगा। बात समझ में आई? हाँ, इसमें समझने ना समझने क्या बात है। जंगल है, फॉरेस्ट, उसके ठेके होते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर एक है, खरीदने वाले 1000 लोग हैं। हमको ये 10 पेड़ चाहिए, ये हमको लट्ठे चाहिए, ये हमको ये चाहिए। सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है। ले जाने के बाद जंगल की तस्करी का नाम तुम लोगों ने सुना होगा। तस्करी होती है ना, तो उसमें 2 नंबर में चला जाता है वो वुड्स जो होते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा हम इनको कहाँ तक पकड़ते रहेंगे, ठेकेदार है ना, सब लोग इसी के कब्जे में है ना, यही तो जाएगा सामान देगा, हाँ या ना। ठीक, तो अब आप लोगों की ईमानदारी पर शक है कि ये जो वुड क्राफ्ट है, जो बड़े बड़े लट्ठे हैं, उनको ले जाकर आप कहाँ क्या करेंगे, जो वुड्स के बंडल हैं उनको आप ले जाकर कहाँ बेचेंगे, नोबडी नोज। तो आप एक काम करो, आप जब इनको पेमेंट देना ना तो एक्स्ट्रा पेमेंट देना, अपने टैक्स का भी पेमेंट इसको दे देना। बात समझो, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है कि इसको इतना सेल करना है तो हम इसी से टैक्स ले लें इन लोगों का। अब बात समझ में आई? तो नॉर्मली ये लीकर और वुड्स के केस में एप्लीकेबल होता है। फिलहाल हम यहाँ टीसीएस की बात करने के लिए नहीं बैठे, हम किसकी बात करने के लिए बैठे? टीडीएस की। अभी तक कहानी क्लियर है कि while the payer will make the payment to payee
at the time of making the payment the payer is under an obligation to deduct the amount of tax and he'll retain the certain portion of that amount of tax and he is under an obligation again to deposit the same amount to the government account. क्लियर है? हाँ, जो पेयर डिडक्ट करेगा टैक्स का अमाउंट उसके लिए पेई को सर्टिफिकेट देगा जिसको हम लोग नाम देंगे टीडीएस सर्टिफिकेट. कौन सा सर्टिफिकेट? टीडीएस सर्टिफिकेट. यहाँ कोई दिक्कत हो तो बोले. हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन 192. टीडीएस ऑन सैलरी. जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट करता है, किसका? सैलरी का. तो सैलरी का पेमेंट करते समय एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के नाम से कुछ टैक्स काट लेगा. ठीक है? मान लो एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को सैलरी देनी है 2 लाख रुपए. एम्प्लॉयर ने 2 मिनट के लिए सपोज करते हैं 20,000 रुपए काट लिए और 1,80,000 दे दिया. कितना सिंपल है, केवल इतना समझना, टीडीएस ऑन सैलरी. लेकिन जरा देखो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है प्रैक्टिकली? और प्रैक्टिकली अगर होता है तो कैसे होता है वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं. एक मिस्टर एक्स है जो एम्प्लॉयर है, एक मिस्टर वाई है जो एम्प्लॉय है. अगर इसकी सैलरी दो लाख रुपए से अधिक होगी नॉर्मली, मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से, तो ही तो टैक्सेबल अमाउंट होगा. अगर किसी की सैलरी ही 1.5 लाख है तो क्या वो टैक्सेबल हो गया अमाउंट? तो क्या ये उस पर टैक्स काटेगा? ना. पहली चीज़ तो दिमाग में ये बैठा लो कि सैलरी के केस में हम लोग स्लैब रेट को लेकर के चलते हैं. किसको लेकर के चलते हैं? स्लैब रेट. स्लैब रेट क्या होता है? 2 लाख तक माफ, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर. देखा है तुम लोगों ने? हाँ या ना? 2 लाख तक क्या है? माफ. अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 2 लाख रुपए तक है तो क्या एम्प्लॉयर उस पर टीडीएस काटेगा? नहीं. टीडीएस क्या साल के अंत में काटा जाएगा जब साल कंप्लीट हो जाएगा? ना. जब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा तब तब एम्प्लॉयर को टीडीएस काटना पड़ेगा. जब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी देगा तब तब उसको टीडीएस काटना है, यानी मंथली बेसिस पर. किस बेसिस पर? आखिर मंथली बेसिस पर कितना टैक्स काटेगा, कितना टैक्स चार्ज करेगा? पहली चीज. दूसरी चीज, एम्प्लॉय क्या केवल सैलरी कमाएगा? जुआ नहीं खेल सकता. बोलते क्यों नहीं? सिक्योरिटी से इंटरेस्ट नहीं पा सकता. मना कर दोगे कहीं पैसा ना लगाना. बैंक से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एफडी से इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसको. हो सकता है कोई पार्ट टाइम बिजनेस करता हो तो उससे इनकम नहीं मिल सकती उसको. हो सकता है कोई ज़मीन जायदाद बेच करके उसने कैपिटल गेन नहीं कमा सकता है. क्या बोलते क्यों नहीं तुम लोग? हाँ या ना? तो ये सारी हाउस प्रॉपर्टी मना कर दोगे घर रखने से उसको. अरे तो इनकम आ रही है ना. अब पहली प्रॉब्लम तो ये आती है, सबसे पहली प्रॉब्लम, एम्प्लॉयर क्या सैलरी पर ही टीडीएस काटेगा या उसकी सारी इनकम पर?
सोच लें। केवल सैलरी? आप लोगों की सोच से मैं सहमत बिल्कुल नहीं हूं। आश्चर्य हुआ ना? हुआ ना? बोलते क्यों नहीं? उसकी टोटल इनकम पर टीडीएस चार्ज किया जाएगा। सर हमारी समझ से परे है कि कैसे। और आप बोल रहे हैं कि वो अप्रैल मंथ से कमाना शुरू करेगा और मार्च में जा करके उसका प्रीवियस ईयर खत्म होगा। आपने एक और चीज बोली सर कि अप्रैल में भी टीडीएस, मई में भी टीडीएस, जून जुलाई अगस्त सितंबर हर महीने में टीडीएस कैसे और कितना? बहुत ही डिफरेंट टाइप की पोजीशन पे आपने लाकर खड़ा किया। पहली चीज तो ये कि हर महीने टीडीएस काटना है, दूसरी प्रॉब्लम ये कि सबको ले करके चलना है, तीसरी प्रॉब्लम ये कि क्या एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय भगवान है? उसको मालूम है कि मार्च तक उसकी इनकम कितनी होगी? क्या तुम्हें मालूम है अगले साल तक तुम कितना कमा ले जाओगी? लॉटरी में जीत जाओगी या हार जाओगी? नहीं नहीं, ऐसा हो तो बता दो। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम 50,000 रुपये कल पाओगी और कहीं इन्वेस्ट कर दोगी? लेकिन यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम ऐसी ही दिख रही है। पहली चीज कि अप्रैल महीने में टीडीएस काटना है 12 महीने की टोटल इनकम को लेकर के, जितना टैक्स बनेगा उसको डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। आश्चर्य हुआ ना? जितना टैक्स साल भर का आया उसको डिवाइडेड बाय 12। अब डिवाइडेड बाय 12 कर लिया, हर महीने से उतना उतना काटते जाओ। सर समझ नहीं आ रही बात, हमको तो बिल्कुल, हमें भी नहीं समझ में आ रही। क्या करें बताओ, तुम लोग कुछ सॉल्यूशन दो। क्यों नहीं है? सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, नौकरी छोड़ सकता है वो 10 दिन बाद। सैलरी में भी प्रॉब्लम है, क्या बात कर रहे? कोई भगवान है नहीं यहाँ पे। उसका एक्सीडेंट हो गया, निकाल दिया, और बोले। अब मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ढंग से अब सुनते जाएं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेते जाएं। इतनी प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कहेगा सुन, तो क्या बोलेगा? सुना। एम्प्लॉयर कहेगा एम्प्लॉय से देख तेरी सैलरी मेरे यहाँ इतनी है, बता तू कितना इंटरेस्ट कमा लेता है साल भर में, आगे या पीछे वो बात की बात है। बता ऑन एन एवरेज कितना इंटरेस्ट कमा लेता है। क्या तूने कोई घर रेंट पे भी दे रखा है? क्या तेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी है? क्या तू सोच रहा है अपने घर को बेचने के लिए? ऑन एन एवरेज इनकम बताओ। अब एम्प्लॉय जैसा बताएगा एम्प्लॉयर को उस पर भरोसा करना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? अप्रैल के महीने में ही उस एम्प्लॉय की साल भर की इनकम कैलकुलेट कर लेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 12 कर लेंगे। जितना आएगा अप्रैल महीने की सैलरी से उतना टीडीएस कट गया। फिर फैब में जाएंगे, फिर बोलेंगे इधर आ सुन, 1 महीने का तो तेरा फिक्स हो गया, अप्रैल में जो मिलना था वो तो अब फिक्स हो गया ना। अब 11 महीने का एस्टिमेट करो। 1 महीने का फिक्स हो गया, 11 महीने का और टोटल कितना हो गया? 12 महीने का डिवाइडेड बाई 12 नहीं, ये टोटल आया टैक्स माइनस ये वाला जो मैंने काट लिया है, बचा इतना टैक्स, उसको 11 महीनों में बराबर बराबर लिख लो। फिर 1 महीने का कट गया। फिर अगले महीने बोलेंगे सुन, 2 कहेगा सुना, कहेगा देख तेरा 2 महीने का फिक्स हो गया, 10 महीने का एस्टिमेट कर, 12 महीने का इतना आया टैक्स माइनस 2 महीने का जो मैंने टीडीएस काटा है, जितना बचा वो 10 महीने में लेना है डिवाइडेड बाई 10।
ये कहानी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, लेकिन क्या इतना कॉम्प्लेक्सिटी लाना ज़रूरी था? क्या इतनी मेहनत कोई करता है क्या प्रैक्टिकल लाइफ में? कहा गया ना। बिजनेस करने बैठे हैं या केवल दिन भर कैलकुलेशन करने बैठे हैं? और जिसके पास 300 एम्प्लॉय होंगे वो बिजनेस खाक करेगा और दिन भर कैलकुलेशन ही करेगा। और ये जो लिखा है वो मैंने बता दिया। अब प्रैक्टिकली क्या होता है, कन्वीनियंसी देखी जाती है हर 4, 5, 6 महीने में। और एम्प्लॉयर कहता है देख बेटा, तू अगर हिसाब किताब देगा ना, हम तेरे को साल ख़त्म होने के पहले दिसंबर के महीने में या फरवरी के महीने में हमें तेरे को एक कागज़ सौंप देंगे हाथ में, ये ले कागज़। अब तक तेरा टीडीएस हम अपने हिसाब से सैलरी पर काट रहे थे, जो बोला तुम लोगों ने कि सर वो तो सर्टेन है, सैलरी तो सर्टेन है, ठीक है, तो सैलरी सर्टेन है तो उस बेसिस पर हमको इन्फॉर्मेशन हमको तो खुद की मालूम है, तो हम टीडीएस काटते जा रहे हैं। जब बात आएगी मार्च के महीने में और उसके 2-3 महीने 4 महीने पहले एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक एक कागज़ बांट देते, ले, और उस कागज़ पे लिखी रहती है सैलरी से इनकम, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, पीजीबीपी से इनकम, कैपिटल गेन से इनकम, अदर सोर्सेज से इनकम, क्लबिंग इनकम, टोटल दिया रहता है। एम्प्लॉयर कह देता है ले जा, इसको साइन करके नीचे दे देना, खाली दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, साइन करके दे देना, हमें लीगल ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं। एम्प्लॉय भरता है, अगर ईमानदार होगा सारी चीज़ें भर देता है और उसके बाद एम्प्लॉयर को दे देता है। जो एम्प्लॉयर को देगा, जो भी चीज़ एम्प्लॉयर को देगा, एम्प्लॉयर उस पर भरोसा करेगा और उस पर टैक्स कैलकुलेट करेगा, देखेगा 9 महीने या 10 महीने का जो हम पेमेंट कर चुके हैं उसको माइनस कर दो, बाकी जो टीडीएस बचा वो 2 से 3 महीने में रिकवर कर लो, बात खत्म। कई एम्प्लॉयज़ की तो 2-2 महीने की सैलरी पूरी की पूरी चली जाती है टीडीएस के नाम पर, उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? क्योंकि उन्होंने शुरू में सारी इन्फॉर्मेशन ली नहीं होती, अब लास्ट में केवल ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं तो उसकी सैलरी कट जाती है। अब क्लियर हुआ? सिस्टम समझ में आया? ये तरीका है। अगर एक एम्प्लॉय एक ही साल में 2 एम्प्लॉयर के यहाँ काम करे तो दोनों टीडीएस काटेंगे, है कि नहीं? दोनों को इन्फॉर्मेशन देगा, 2 जगह टीडीएस कटेगा। इनकम है 100 रुपया, टैक्स कट जाएगा, उधर से भी 20, उधर से भी 20। ऐसे कैसे होगा? कहा गया अब एम्प्लॉय के ऑप्शन पर है, किस एम्प्लॉयर को वो बनाना चाहता है अपना टीडीएस का डिडक्टर, वो चुनेगा, एम्प्लॉयर नहीं चुनेगा। एम्प्लॉय कहेगा कि मैं भले ही इनके यहाँ फुल टाइम काम करता हूँ लेकिन हम इनके यहाँ डिडक्टर नहीं बनवाएंगे इनको, हम सेकंड एम्प्लॉयर जो हमारा पार्ट टाइम एम्प्लॉयर है, जो जिनके हम पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं, वो हमारा टैक्स काटेगा, उसको वो सारी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ये एम्प्लॉय को एक फ्रीडम दी गई है। ठीक, हो सकता है एम्प्लॉय ने पहले 8 महीने किसी दूसरे एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया, बाद के 4 महीने किसी और एम्प्लॉयर के यहाँ काम किया। बताओ डिडक्टर कौन होगा? डिटेल पहला या दूसरा? फिर यहां पर भी ऑप्शंस दिए गए, ठीक है ना? पक्की बात। एक काम करें, स्टडी मैट आप लोग के हाथ में है, अभी इसमें एक आने वाली है प्रॉब्लम, स्टडी मैट को एक बार गो थ्रू हो जाए, थोड़ी सी जल्दी 5 मिनट में देता हूँ, उसमें एक बार गो थ्रू हो जाए क्या लिखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कुल मिलाकर जो हमें समझ में आया, नटशेल में अगर बात करें या एक बार रिवीजन की बात करें, तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय की सैलरी पर तो टीडीएस काटेगा ही काटेगा, ये तो उसकी मजबूरी है। अगर इसकी सैलरीड इनकम 2 लाख रुपए से अधिक है, इन केस ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हुज एज इज बिलो 60 ईयर्स। क्लियर है? सालाना अगर एज 60 साल से 80 साल के अंदर है तो 2.5 लाख तक अगर सैलरीड इनकम है तो कोई टीडीएस नहीं घटेगा, इंक्लूडिंग परक्विजिट। अगर 2.5 लाख से
5 लाख हो जाएगा। किस केस में? ये अगर सुपर सीनियर सिटीजन होगा, यानी 80 साल या उससे अधिक की एज अगर किसी ने अटेन कर ली है, तो अगर उसकी सैलरी 5 लाख तक है तो कोई टीडीएस नहीं, लेकिन 5 लाख से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। ये क्लियर हुआ? क्या सैलरी पर ही काटेगा टीडीएस या सब पर? ये अब एम्प्लॉय के ऑप्शन पर है। एम्प्लॉयर उनको एक फॉर्म देते हैं, ये तो कंपल्शन है, लेकिन ये क्या है? ऑप्शनल। एम्प्लॉयर फॉर्म देगा एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय फिलअप करके दे देगा, अपनी एस्टिमेटेड टोटल इनकम बताएगा। टोटल एस्टिमेटेड इनकम जो वो अर्न करेगा थ्रू आउट द ईयर, और उस बेसिस पर टीडीएस फिक्स किया जाएगा। जितना भी टैक्स साल भर में आएगा डिवाइडेड बाई 12 डिवाइडेड बाई 11, जैसा केस हो, जैसा मैंने बताया। क्लियर है? एक जने ने पूछा, सर अगर कोई एम्प्लॉयर चेंज कर देता है तो कौन? मैं 4 लाइनें पढ़ता हूं, ढंग से सुनेंगे। सैलरी फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर वेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एन एसएससी इज एम्प्लॉयड साइमल्टेनियसली अंडर मोर देन वन एम्प्लॉयर। एक साथ 2 जगह या 3 जगह काम कर रहा है तो, या हो सकता है उसने एम्प्लॉयर चेंज कर लिया, कुछ समय तक एक के पास और कुछ समय तक एक के पास। ही मे का मतलब ऑप्शनल, ही मे फर्निश टू द एम्प्लॉयर ऑफ हिज चॉइस, अपने चॉइस के बेसिस पर वो एम्प्लॉयर चुनेगा, और द सब्सिक्वेंट एम्प्लॉयर such details of salaries due or received by him from other employers, the tax, TDS therefrom and such other particular as may be prescribed. ठीक? In this case the employer so chosen shall take into account the details while making deduction of tax at source. Clear है? एक छोटा सा क्वेश्चन अब मैं दूं, बोलें? Estimated salary income of Mr. P for financial year 13-14 is rupees 10,20,000. Calculate the amount of TDS. ये अब आप लोग बताएंगे कितना? बोले कितना आ रहा है अमाउंट? टैक्स कितना? टैक्स ऑन फर्स्ट 2 लाख कितना आएगा? नील। हाँ है ना? 2 लाख
1 to 5 lakh एज एट द रेट ऑफ 10%, यानी 3 लाख का 10%, 30,000। अच्छा, 5 लाख एक से लेकर के बोलें 10 लाख तक 20%, 1 लाख, 10 लाख एक से लेकर 10,20,000, कितना 30%, यानी 20,000 का 30% कितना, टोटल कितना आ गया 1,36,000 प्लस एजुकेशन सेस प्लस एसएचजी कितने के रेट से, 3,900, कितना आ रहा है वैसे बताएं, 4,080, 1,40,080 टोटल टैक्स लाइबिलिटी। हाँ है ना, बोलते क्यों नहीं, डिवाइडेड बाई 12 मंथ्स, कितना आ जाएगा पर मंथ, 11,673 पर मंथ। ये है टीडीएस का अमाउंट। चलिए आगे, हटा दे। इसी क्वेश्चन में आगे थोड़ा एजम्पशन लेते हैं। Calculate the amount of TDS on above if employee joined the services on 1st June 2013। बताएं।
कितना आ रहा है? सॉल्यूशन, टैक्स ऑन ₹10,20,000 अभी तो कैलकुलेट किया था हम लोगों ने 1,40,080, हाँ या ना? ये टैक्स वो है जो एम्प्लॉयर चार्ज करेगा एम्प्लॉय की सैलरी से, और एम्प्लॉय कितने महीने की सैलरी रिसीव करेगा? केवल 10 महीनों की, क्योंकि उसको ज्वाइनिंग ही मिली है 1 जून से। कब से मिली है? तो अप्रैल मई तो है नहीं, जून पहला महीना है। जून से लेकर मार्च तक 10,20,000 की सैलरी और उस पर टैक्स बना 1,40,080, तो डिवाइडेड बाई 10 मंथ्स, बोलो तो TDS पर मंथ आ जाएगा 14,008। नोट कर लें इसको। चले आगे। हमने तुम लोग को जब सैलरी चैप्टर पढ़ाया था, सैलरी हेड ऑफ इनकम की स्टडी हम लोगों ने जब की थी, तो उस समय मैंने तुम लोग को एक सेक्शन पढ़ाया था, याद होगा। सेक्शन 10.10 तो था हम लोग का ग्रेचुटी, 10.10A था कॉम्यूटेड पेंशन, 10.10AA था लिव इनकैशमेंट, 10.10B था रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, 10.10C था वॉलंटरी रिटायरमेंट, और एक और इसके नीचे था 10.10CC। और इस पे मैंने बताया था कि अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ के परक्विजिट्स यानी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स के टैक्स का जिम्मेदारी खुद उठा लेता है, तो एम्प्लॉय के लिए ये इनकम नहीं होती, उसके हाथ में एग्जेम्प्ट होती है। सेक्शन 10.10CC में बताया था। क्लियर है? आज उसका यूज़ सामने है।
पहली चीज। दूसरी चीज, टीडीएस कब डिडक्ट किया जाता है? जब एम्प्लॉयर एक्चुअल में सैलरी ऐसे उठाता है और एम्प्लॉय के हाथ में रखता है, चाहे कैश चाहे चेक। तो जब देता है उसी समय निकाल लिया जाता है, एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी एंड नॉट ऑन ड्यू बेसिस। ये याद रखना, सैलरी जब जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देगा तब तब उसमें से टीडीएस चार्ज करेगा, न सैलरी देगा और न टीडीएस कटेगा। तो एक्चुअल पेमेंट ऑफ सैलरी बेसिस पर ही टीडीएस कटता है, पहली चीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी टीडीएस कटता है तो उसके लिए एक सेंटेंस यूज किया जाता है, एवरेज रेट ऑफ टैक्स। आपने स्टडी मेट पढ़ा, उसमें एक जगह यूज हुआ होगा, टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड ऑन एवरेज रेट ऑफ टैक्स। उसको अंडरलाइन कर लें। और अब हम लोग वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है वही सीखेंगे। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ें तो, वो 2 लाइनें पढ़ दें। इनकम टैक्स हैज टू बी कैलकुलेटेड at the rate of average rate of tax computed on the basis of rates in force for the relevant financial year। हो गया, जिस फाइनेंशियल ईयर का हम पेमेंट कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में जो स्लैब रेट होते हैं उनका टैक्स निकाल लो। आप एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकाल सकते हो। जानते हो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स अगर हमसे कहा जाता कैलकुलेट करो तो तुम लोग करते 1,40,008 कि 1,40,080? 1,40,000 कितने रुपए की इनकम पे? तो 100 रुपए पर कितना परसेंटेज में नहीं बता सकते हो तुम लोग? 13 समथिंग आएगा, 13 पॉइंट एग्जैक्ट। यार इसी को कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ टैक्स। क्या कठिन था? पहली चीज तो ये, क्या टफ था इसमें? हाँ, इस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये लाइन है, टोटल सैलरी 10,20,000 माइनस टैक्स पेड बाय द नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स already taxed in the hands of employer। बोलते क्यों नहीं? कितना? 1,60,000। रेस्ट सैलरी कितनी बची? 8,60,000। बोलो। इनटू एवरेज रेट ऑफ व्हाट? टैक्स। कितना परसेंट? तो टोटल टीडीएस। समझ में आई बात? कितना आ गया? 1,01,04। तो टीडीएस पर मंथ नहीं निकाल लोगे?
अरे बताओ ना तुम लोग, क्यों नहीं बता? 9,000 बहुत टफ था ना? बहुत आसान, बहुत ही आसान। नोट करें। आगे चल सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट नंबर 1, ढंग से सुनेंगे। इन द अबव क्वेश्चन employer was responsible to pay tax per month on non-monetary benefits। हाँ या ना? सुनो ना, जो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को बोला है बेटा तेरे को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है इन 1,60,000 पर, इस 1,60,000 पर मैं टैक्स दूंगा, जानते हो कितने रुपए का? सुनो ना इधर, इनटू एवरेज टैक्स रेट कितना आया था? रेट ऑफ टैक्स 13.733%। बता सकते हो कितना? ठीक है ना? पर मंथ टैक्स ऑन परक्विजिट्स पेड बाय एम्प्लॉयर कितना आ जाएगा बता सकते हो? 1831। हर महीने एम्प्लॉयर अपनी जेब से इतना रुपया टैक्स पे करेगा। इंपॉर्टेंट नंबर 2, नोट नंबर 2, सुनो ना, डायरेक्ट टैक्स की कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं होती है एम्प्लॉयर को, ये मैंने पहले भी बताया है। और यहां पर टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर इज tax paid by employer on non-monetary benefit
is not a deductible expenditure under the head PGBP. ठीक है ना, बोलो, अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. इंपॉर्टेंट नोट नंबर 3, such amount of tax paid by employer on behalf of employee is not a taxable perquisite in the hands of employee. अंडर सेक्शन, बताया ना मैंने. अब जाकर ये क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ सारे रेस्पेक्ट्स में. समझ में आया? क्या ये भी नहीं लिखा है अभी? ये इतना ठीक है ना? ये डिडक्शन मिलनी चाहिए भाई. एम्प्लॉयर ने कुछ खर्च किया एम्प्लॉय के ऊपर तो डिडक्शन तो मिलनी चाहिए, लेकिन टैक्स का पेमेंट है, डायरेक्ट टैक्स, उसकी डिडक्शन नहीं. एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 4. ये सैलरी हेड का लास्ट क्वेश्चन है इसका, टीडीएस का. मोर देन वन एम्प्लॉयर क्वेश्चन आया था बीच में. Mr. X was working with Y Limited. As at the rate of 60,000 per month salary. He left the job and joined Z Limited on 1st August 2013. At 70,000 per month. Calculate the amount of TDS if he opts Z Limited to deduct TDS. ठीक है, उसने Z Limited को ये अथराइजेशन दिया है कि वो TDS काटे. ये क्वेश्चन आप लोगों को 5 मिनट दिया जाता है सॉल्व करने.
देखें, एम्प्लॉयर कौन था पहले? मिस्टर एक्स। देखें इधर, फर्स्ट 4 months TDS was deducted by Mr. Employer Y Limited। हाँ या ना? Y Limited ने शुरू के 4 महीने का TDS काटा था। कैसे काटा होगा? टोटल एस्टिमेटेड इनकम, उसको तो मालूम नहीं था कि एम्प्लॉय छोड़ देगा, तो उसने उसकी टोटल एस्टिमेटेड इनकम मानी थी 60,000 इंटू 12 months। कितना हुआ? 7,20,000। टैक्स ऑन रुपीज 7,20,000 कितना आ जाएगा? पहले 2 लाख रुपए तक क्या है? नील। हाँ या ना? अप टू 5 लाख तक कितना है? 10% यानी 30,000। और नेक्स्ट 5 लाख तक कितना है? जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 5 लाख के ऊपर 2,20,000 बचा, तो 20% कितना होता है? तो 74,000 प्लस 3% एजुकेशन सेस प्लस SHG 2,220। यही तो आ रहा है। तो टोटल टैक्स, तो TDS पर मंथ कितना आ जाएगा? 6,000। चलो 52 मान लेते हैं। हाँ या ना? टोटल TDS बाय Y लिमिटेड कितना आ जाएगा? 4 महीने का ना? कितना? 25,408। क्लियर हुआ? अब क्या करें? ये Y के पास चला गया 70,000 पर मंथ के बेसिस पर। एम्प्लॉयर कौन हो जाएगा? Z लिमिटेड। देखें इधर, टोटल इनकम वो भी एस्टिमेटेड, शुरू के 4 महीने की तो एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ या ना? फर्स्ट 4 months जब वो किसके यहाँ था? Y लिमिटेड के पास, तो 2,40,000 उसको सैलरी वहां से मिल गई है, प्लस नेक्स्ट 8 months 70,000 के हिसाब से मिलेगी सैलरी 8 महीने की, 5,60,000। तो 8 लाख आया, ये आ गया टोटल एस्टिमेटेड इनकम। बोलते क्यों नहीं? टैक्स ऑन रुपीज 8 लाख कितना आ जाएगा? तो 30,000 और 90,000। प्लस एजुकेशन सेस एंड SHG एज एट द रेट ऑफ, तो 2,700। टोटल टैक्स कितना आ गया? माइनस TDS डिडक्टेड बाय Y लिमिटेड। कितना TDS घट चुका है टोटल? 25,408। हाँ या ना?
अब Z लिमिटेड कितना TDS रिक्वायर्ड है? बताओ। ये तो TDS पर मंथ कितना हो जाएगा 8 महीनों में? 8,411. This is your answer. समझ में आई बात? नोट हो गया ना? अब एक ही काम है, आप लोग को घर जाएंगे और इन क्वेश्चंस को क्या करेंगे, एक बार जरूर सॉल्व करेंगे आज के आज। सैलरी का टॉपिक हम लोग का ओवर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग के सारे TDS खत्म हो जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं। थैंक यू बच्चों।